तो हम बात करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, तो बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेन चंक है भाई क्वेश्चंस का, है ना। एक क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू से आ रहा है, एक क्वेश्चन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट से आया। तो यहाँ पे हम टोटल हमारे पास क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो यहाँ पे 12 क्वेश्चन होंगे टोटल। जुडिशरी से जो आया है उसमें से 10 क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। जिस साल सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया ना भाई, 2 से क्वेश्चन भी आए हैं। तो याद रखना भाई, हमको जो भी चीज़ अगर उस साल न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में रही तो उसको तो पता रखना ही रखना है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 119 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन आए, उसकी बात कर रहे हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था यार। पुरुस्वेंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एस. सान्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 वॉज पास्ड। क्या जो एच.एस. सान्याल कमिटी था उसके ऊपर हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लाया गया था। बिल्कुल सही बात है यार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा था कि कोर्ट की अवमानना पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन देता है ताकत भाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को? बिल्कुल सही बात है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है? आर्टिकल 129। हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 215 जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट को, क्यों क्या करे? पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर उसकी कोई बात को ना माने तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है भाई सिविल एंड क्रिमिनल कंटेंट? नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर एक चीज आता है कि भाई सपोज करो कोई आदमी है, उसको कोर्ट ने बुलाया, है ना, और वो नहीं आया, तो क्या है? एक तरह से सिविल कॉन्टेम्प्ट है ना। विलफुल डिसोबे इज सिविल कॉन्टेम्प्ट। ओके, या फिर विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन बाय द कोर्ट, कोई ऑर्डर दिया उसको ना माना, इज सिविल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर हमारे पास कोई भी मैटर जो है जिसको मना किया है पब्लिश करने से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसने पब्लिश कर दिया उसको, पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर दैट इज स्कैंडलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या पार्लियामेंट बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर नियम? बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड ऑन दिस बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैव ऑल दी और एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर और पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस पे नियम बना सकता है कौन? पार्लियामेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा 1 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 120 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन 2022 में आया था। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, वो बोलता है एडवोकेट टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। ठीक है, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं एज वेल एज पेटेंट अटर्नीज होते हैं, दे आर उनको भी यहाँ पे अटर्नी कहा जाता है, उनको भी यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस किया जाता है। सो दे आर ऑल्सो लॉयर्स। तो ये बट नॉट बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस आर नॉट, है ना। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी, पेटेंट अटर्नीज को भी, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को, सबको क्या माना जाएगा यहाँ पे? जिसने भी लॉ किया उसको एडवोकेट माना जाएगा। बार काउंसिल हैज द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेज। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा B2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को किस चीज़ों के किस मैटर में जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब डायरेक्टली आप किसी मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट पे चले जा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के दे रहा हूँ, सपोज आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन अगर सपोज आपको कहीं चोरी हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर नहीं लिखवाओगे भाई मैं चोरी हो गया ये केस करो, तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको छोटे लोअर कोर्ट्स में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन होते हैं जिन मामलों में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो किन किन मैटर में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक और किसी और स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो हम किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसा तो नहीं है भाई अगर आप सपोज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में लड़ाई हुआ तो हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में ही नियम फैसला देगा। तो इस मैटर में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसीलिए हमने बोला इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डायरेक्टली वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। A dispute regarding election to either house of the parliament or that of legislature of a state। अगर पार्लियामेंट के हाउस में इलेक्शन के कोई डिस्प्यूट हो जा रहे हैं तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये गलत है भाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फिर लेजिस्लेचर के अंदर तो हमको एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ता है। एंड ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये कहाँ फाइल करेंगे ये लॉ बताएगा। अगर पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा कहाँ पे फाइल करना है। अगर लेजिस्लेचर में ये इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो लेजिस्लेचर नियम बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा पाओगे। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, है ना, ये भी हमारे पास आर्टिकल जो है 329 में बोला है कि कोई भी इलेक्शन जो है, नो इलेक्शन इज कॉल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, जब तक कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल ना किया जाए, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जब तक किसी इलेक्शन को चुनौती नहीं दे सकते जब तक आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल ना करो और इसके रिलेटेड आपने नियम ना बनाया हो। ये आर्टिकल 329 के बी में बताया गया है। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, क्या हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, ना भाई ना। आर्टिकल 131 जो है ना, वहाँ उसमें वो जो है किसके बारे में बात करता है, डिस्प्यूट बिटवीन वन एंड मोर स्टेट्स की बात करता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन एंड मोर स्टेट्स में यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज नहीं आते, सो वी कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अगर दो और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो हाँ आर्टिकल 131 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 14, आंसर हो जाएगा सी। 122 है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर। देखो भाई वही क्वेश्चन तो है, ये 2022-12 में आया था, 2 साल बाद ये रिपीटेड ही तो है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही तो पूछा जा रहा है ना। जब हमारे पास सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है वो क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है यार, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो एक तरह से रिपीटेड ही तो है भाई हमारे पास 2014 वाला ये क्वेश्चन प्लस इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 121 वाला। क्वेश्चन 123 है, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या क्या प्रोविजंस हैं भाई जिससे हम क्या कर पाएँ, 2012 में क्वेश्चन आया था, जो ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसे क्या कर पाएँ, सेफगार्ड कर पाएँ। While appointing the Supreme Court judge, the President of India has to consult the Chief Justice of India, है ना। वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जज, हमको जब सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। बिल्कुल सही बात है यार। द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। क्या सुप्रीम कोर्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव करता है? नो, ये पार्लियामेंट के अंदर रिमूव होता है यार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव नहीं करता इसको, है ना। प्रेसिडेंट रिमूव करता है, बट जब पार्लियामेंट में क्या पास होगा, impeachment bill. The salaries of the judge are charged on the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote. अरे सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये चार्ज होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, और इसको वोट नहीं होता अपने आप कट होता है। अगर ये वोट करे तो अपने हिसाब से वो रोक सकते हैं, नियम को ट्विस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बट एक और स्टेटमेंट है, तो ये सब चीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, उसको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकती है, वो आज़ादी से क्या कर सकता है,
डिसीजन ले सकता है, फैसला सुना सकता है, न्याय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। All appointment of the officers and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना? जो स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, नॉट द गवर्नमेंट। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 124 है, दी पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। 2014 में क्वेश्चन आया था कि जो ताकत है जिससे हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर को बढ़ाया जा सके, वो किसके पास है भाई? पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 125 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन था 2019 के अंदर आया था। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। क्या ये सही है भाई कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसके इम्पीचमेंट करने वाले बिल को? नो, द स्पीकर कैन एक्सेप्ट रिजेक्ट द मोशन, और ऐसा हुआ भी है ना। और यहाँ पे जो जज को रिमूव करने के लिए जो मोशन होता है उसको अगर 100, वो तभी मोशन कहलाता है जब 100 लोग, ठीक है ना, 100 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा जब उसको देते हैं, या फिर 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा साइन करते हैं तभी। बट जो स्पीकर है उसके पास वो पावर है, इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। The Constitution of India defines and give detail on what constitute incapacity and proven misbehavior। No, बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे जो इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज को रिमूव करते हैं, वो नहीं बताया है उसने। ये बताया है बोल रहा है तो गलत है यार। The detail of the process of impeachment of the judge of the Supreme Court of India is given in the Judge Inquiry Act of 1968। बिल्कुल सही बात है, इसमें डिटेल ऑफ द प्रोसेस बताया गया है जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में। If the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law required the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of the house, but and by not less than 2/3 of the member of the house present and voting। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। मेजोरिटी होना चाहिए एंड वो 2/3 से कम भी नहीं होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 126 है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibition or limitation or provisions contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142। It could mean which of the following। जो ordinary laws जो है ना, उनके ऊपर जो प्रोविजंस हैं, दे कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 142 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 142 किसके बारे में बात करता है? इट डील्स विद द एनफोर्समेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, कंप्लीट जस्टिस वाला जो है ना कॉन्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, उसके रेफरेंस में वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है भाई, अपने दायरे को ब्रीच कर रहा है। ओके, so decision taken by the election commission of India will discharging its duties cannot be challenged in any court of law। गलत बात है यार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। In event of a grave financial crisis in the country, the President of India can declare a financial emergency without the consult from the cabinet। ये भी गलत है।
स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर विदाउट द कंसर्नेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। नो, आर्टिकल हमारे पास जो है 142 वो बात करता है कंप्लीट जस्टिस की। यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड केस था 1989 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, है ना, अपना पावर का इस्तेमाल किया था आर्टिकल 142 के, जिसने उसने बोला कि ना आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस में, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 है विद रेफरेंस टू यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 में क्वेश्चन आया था, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, प्रायर परमिशन से कोई भी रिटायर्ड जज को हम आर्टिकल 128 के अंदर बुला सकते हैं, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। अ हाई कोर्ट in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. No, हाई कोर्ट का अपना पावर रिव्यू करने का, ठीक है ना, ताकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास है ना अपने पावर रिव्यू करने का, बट इसके पास नहीं है भाई, हाई कोर्ट के पास। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा हमारे पास ओनली वन। क्वेश्चन 128 है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिंदगी में मत भूलना भाई, कस्टोडियन किसको बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कस्टोडियन या फिर गार्जियन आपसे पूछे तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, बिकॉज ये क्या करता है, ये सेफ गार्ड करता है, बिकॉज लॉ तो बना देगा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, बट सेफ गार्ड किसको करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इट सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे सेफ गार्ड करता है, बाई चेकिंग इट्स ओवर रीच, मिसयूज एंड एरर ऑफ लॉ। एरर ऑफ लॉ को देखता है, मिसयूज को देखता है, ओवर रीच को देखता है। तो ये हमारे पास पार्लियामेंट से, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया था वो देख लिए। एक क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू का आया था 2017 के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। जुडिशरी कवर कर रहे हैं यहाँ पे हम। जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन आया था, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू एम्प्लाइज, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है इंडिया के अंदर। जुडिशियल रिव्यू इज व्हाट, आर्टिकल 13 से पावर मिलता है भाई जुडिशियल रिव्यू का, याद रखना, ठीक है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू pronounce upon the constitutionality of law and executive order। बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी लॉ बना दिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कैसा है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, क्या वो सही है फिर गलत, ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, जो कि आर्टिकल 13 से इसको ये पावर मिलता है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नो, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, सबको तो कर नहीं सकता, बिफोर दे आर असर्टेड बाय द प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ना भाई, जो ओन जजमेंट को रिव्यू कर सकता है ना, इसको रिवाइजरी जुरिडिक्शन बोलते हैं। और ये आर्टिकल 137 के अंदर आता है, रिवाइजरी जुडिक्शन कम्स अंडर आर्टिकल 137। तो ये भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं शो करता। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट से आया था यार, कौन सा क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा की बात करनी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। कि ये फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। बिल्कुल सही बात है यार, जो गरीब है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हाई पे टू दी लॉयर्स, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है नालसा। बिकॉज डीपीएसपी के अंदर ये मेंशन है यार, है ना, इक्वल जस्टिस हमको मिलना चाहिए। ओके, तो नालसा जो है आर्टिकल 39A को देखते हुए लाया गया था। 39A क्या बोलता है ना, ये फ्री लीगल एड की बात करता है टू ऑल द सिटीजन्स which are not, है ना, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल सिटीजन, है ना, फ्री लीगल सर्विस की बात करता है आर्टिकल 39A।
इट्स इशू गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल गलत है यार, है ना, ऐसा लगेगा बट इट इज़ करेक्ट यार। ठीक है, बिकॉज आप समझना, लोग सोचेंगे कि नालसा जो है वो कैसे स्कीम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा यार, तो लीगल प्रोग्राम्स को स्कीम्स को नालसा ही तो इम्प्लीमेंट करेगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ही तो इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट्स के अंदर। तो बिल्कुल सही है दोनों, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। ये क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द जुडिशरी पार्ट, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के देखे थे, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्वेश्चन आया था जिसमें नालसा के बारे में पूछा गया था, और एक हमारे पास जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट।